नमस्कार। 6 क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10वां और 10वां अध्याय है आपका नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और ऑप्शनल के लिए आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। तो पहला पॉइंट है समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। कहाँ से पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में हमें? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से हमें यह पता चलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसकी रचना हमें समुद्रगुप्त के दरबार के में कवि व मंत्री रहे हरिसेन, मतलब समुद्रगुप्त की जो रचना, जो इसकी रचना थी वो किसके द्वारा होती है? जो मंत्री थे दरबार में समुद्रगुप्त के, हरिसेन, एक काव्य था उनका, उसके द्वारा हमें इसका पता चलता है। तो इस लाइन को समझ लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल अब पढ़ लेते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। ठीक है, तो प्रशस्ति के बारे में पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त की प्रशंसा के बारे में पढ़ते हैं। समझ गए? प्रशस्ति का मतलब है प्रशंसा। तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ है। तो नंबर पहला है कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। वैसे हटा भी सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देख लीजिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है आपका, आर्यवर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो समझ रहे हो, आर्यवर्त के जो 9 शासक थे उनको क्या करा था? समुद्रगुप्त ने हरा दिया था। ठीक है, परास्त कर लिया था और उनको क्या कर लिया था? अपने साम्राज्य में मिला दिया था, उनके जो राज्य थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका कि समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। किस गण की थी? लिच्छवी गण की थी। और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले, देखो पिता कौन थे? चंद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त के पिता कौन से? चंद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त का बेटा था समुद्रगुप्त। समझ रहे हो आप? तो जो इसमें लिखा हुआ है कि और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। कौन थे? जो चंद्रगुप्त थे वो क्या थे? गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त ने क्या करा था? महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि का धारण किया था। समझ गए? ये हो गया तीसरे नंबर का पॉइंट। अच्छा, देखो समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। समझ रहे हो? देखो पहले चंद्रगुप्त ने धारण की थी, फिर किसने करी थी? समुद्रगुप्त ने धारण की थी। ठीक, तो इसके बाद का पॉइंट है कि समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अब देखो चंद्रगुप्त का बेटा है समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का बेटा है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो देखो समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। देखो किसने करा था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंतिम शक शासकों का जो अंतिम शक शासक था उसको क्या करा था? परास्त किया था। ठीक है, तो याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है, अच्छा देखो बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनके दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। किसके थे? ये जो थे समुद्रगुप्त के दरबार में थे। ठीक है, तो देखो ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि समुद्रगुप्त के दरबार में विद्वानों से भरा था। समुद्रगुप्त का जो दरबार था वो विद्वानों से भरा था, जहाँ क्या थे? कवि कालिदास थे और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित की। देखो एनसीईआरटी 6 क्लास में इतना ही था, आगे हम बड़ी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जितना इसमें फैक्ट थे, जितना डेटा इंपॉर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को नोट्स के रूप में दे रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में। तो पहला पॉइंट है राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। क्या किया था? 1400 साल पहले शासन किया था इन्होंने। किसने? राजा हर्षवर्धन ने, याद रखना। ठीक है, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन्होंने जब बाणभट्ट ने जब संस्कृत किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत भाषा में उनकी जीवनी को दर्शाया गया है, लिखा है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तीसरा फैक्ट है
इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कब तक का वर्णन है, क्या है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा, इसलिए मैंने इसको नोट्स में ऐड किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट था इसमें कि चीनी तीर्थयात्री वैनसांग, ये वैनसांग लिखा हुआ है, ठीक है, टाइपिंग से आप अपने हिसाब से देख लेना, ये वैनसांग है, ठीक है। वैनसांग ने काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। देखो वैनसांग जब आए तो वो काफ़ी समय तक हर्षवर्धन के दरबार में रहे हैं। तो याद रखना कि लिंक, हर्षवर्धन का लिंक वैनसांग के साथ था, मतलब कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है विक्रम संवत, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, वहीं से NCERT से ही देखा है और मेरे को इम्पोर्टेंट लगा है, इसलिए मैंने ये आप लोगों को नोट्स फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट था इसमें कि 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। विक्रम संवत हम पढ़ते हैं ना कि संवत, संवत मीन सन ही होता है, ठीक है, इस तरीके से पढ़ते थे। देखो 58 ईसा पूर्व प्रारंभ से विक्रम संवत परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। विक्रम संवत किसके नाम से जोड़ा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, ठीक है। दूसरा, और ऐसा कहा जाता है, देखो अब इसके बारे में ही है, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय, जब उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी तो उसके प्रतीक के रूप में, समझ रहे हो, प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी, समझ गए। जब इन्होंने शकों को हराया था, उन पर विजय प्राप्त की थी, तो प्रतीक के रूप में उन्होंने क्या करा था? संवत की स्थापना की थी, समझ गए। तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, समझ गए, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ये याद रखना आप लोग, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलिकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसमें, इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। क्या थे? पल्लव और चालुक्य क्या थे? दक्षिण भारत के, दक्षिण मतलब साउथ इंडियन में, ठीक है, समझ रहे हो, साउथ इंडियन में दक्षिण भारत में एक दो जो थे पल्लव और चालुक्य, ये सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम। अब ये पकड़ लो, देखो पल्लवों का राज्य, जो पल्लव थे उनकी राजधानी कहाँ थी? उनकी राजधानी थी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, ठीक है। अब इतना तो आप लोग नोट कर लेना कि कावेरी नदी के आसपास का जितना भी क्षेत्र था और डेल्टा तक जितना फैला हुआ था वो सब उनका ही था, ठीक है। अच्छा, दूसरा है, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था, समझ रहे हो, क्या था? चालुक्यों को क्या था? कृष्णा और तुंगभद्रा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना इसको। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था, ठीक है। कौन सा था? पॉइंट देख लेते हैं। तो चालुक्यों की राजधानी एहोल, एहोल थी। कौन थी? एहोल थी। यह क्या था? यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, समझ गए। यह एक व्यापारिक केंद्र भी था और धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, क्योंकि यहाँ कई सारे मंदिर भी थे, समझ गए। इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट है, याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। क्या है? एहोल क्या है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में है, और यह क्या था? एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था, और धीरे धीरे क्या हुआ? ये धार्मिक केंद्र भी बना, जहाँ बहुत सारे मंदिर थे, समझ गए। इस पॉइंट को याद रखना, ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट। अच्छा, चौथा है आपका, चौथा पॉइंट है आप लोगों का कि पल्लव और चालुक्य, पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। क्या करते थे? पल्लव और चालुक्यों का आपस में कनेक्शन था, और ये क्या करते थे? मतलब कनेक्टेड थे आपस में ना। ये उसी टाइम का समय है जब एक साथ ही एक बार में ये लोग एक ही समय में ये लोग शासन कर रहे थे, तो उस टाइम की बात है ये। तो पल्लव और चालुक्य जो थे वो एक दूसरे की सीमाओं का क्या करते थे? अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से वो राजधानियों को निशाना बनाते थे, समझ रहे हो, वो राजधानियों को निशाना बनाते थे। जहाँ समृद्ध शहर, जो समृद्ध शहर थे एक दूसरे के, उन पे क्या करते थे? वो आक्रमण करते थे, निशाना बनाते थे, एक दूसरे से आक्रमण करते रहते थे, समझ गए। तो इस चीज़ को नोट कर लेना, इस चीज़ को थोड़ा सा बहुत NCERT से पढ़ के देख लेना, और बाकी जो डेटा होगा वो आगे की NCERTs में विस्तार पूर्वक आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ जो 6th क्लास की NCERT थी, मैंने उतना ही डेटा आप लोगों के लिए कलेक्ट करा है, ठीक है। तो चलिए पांचवा पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो पांचवा पॉइंट है आपका कि पुलिकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। अब समझ लो, पुलिकेशिन जो द्वितीय थे, द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे पुलिकेशिन, ठीक है। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। चालुक्य प्रशस्ति थे।
तो इस चीज़ को याद कर लेना कि उनका जो दरबारी कवि था वो रवि कीर्ति था, और उनके द्वारा एक प्रशस्ति थी रचित, उन्होंने लिखी थी, उसके द्वारा हमें पुलिकेशन के बारे में पता चलता है। तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, ठीक है। कैसे इन राज्यों का प्रशासन चलता था। तो देखो पहला पॉइंट है, प्रशासन की प्राथमिक इकाई थी गांव, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्राथमिक इकाई थी गांव, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पद आनुवांशिक बन गए थे, अर्थात बेटे अथवा पिता का पद पाए थे नहीं, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, पद पाते थे, आनुवांशिक होगा तो सीधी बात है, पद पाते थे, पिता का पद पाते थे, ठीक है। कुछ पद थे, ऐसा नहीं कि सभी में, कुछ महत्वपूर्ण पद थे। इसमें देखो लाइन को ढंग से समझा करो, पढ़ा करो। कुछ महत्वपूर्ण पद, ऐसा नहीं कि सभी लिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ जो महत्वपूर्ण पद होते थे वो क्या होते थे, आनुवंशिक बन गए थे, ठीक है। क्या होते थे कि बेटे को पिता का पद मिलता था, समझ गए। अच्छा तीसरा पॉइंट है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। देखो एक पॉइंट ये भी है, एक फैक्ट ये भी है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करते थे, ठीक है। जैसा कि हरिसेन क्या थे, चंद्रगुप्त के उसमें क्या थे, कवि थे। अब देखो क्या क्या, पहले ये क्या क्या कार्य करते थे, ठीक है। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य एक महादंडनायक थे, ठीक है। हरिसेन क्या थे, एक महादंडनायक थे, साथ साथ वो कुमारामात्य, ठीक है, अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री, मतलब एक महत्वपूर्ण मंत्री थे। कुमारामात्य का मतलब है महत्वपूर्ण मंत्री, समझ गए। तो इस बात को याद रखना, देखो महादंडनायक भी थे, एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे, और संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषयों में का भी मंत्री, मतलब शांति और विषय के बारे में, शांति और युद्ध के बारे में भी मंत्री थे, मतलब जानकारी वगैरह उनसे सलाह मशवरा करते थे, तो मंत्री थे एक हिसाब से। तो तीन कार्यों को क्या करते थे, तीन पदों पर वो कार्य करते थे, समझ गए। तो इसी तरीके से बताया गया है कि कभी कभी कई व्यक्ति क्या होते थे, कई पदों पर उस टाइम पे कार्य करते थे, समझ गए। चलिए बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है कि वहाँ के स्थानीय प्रशासन, ठीक है, वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन था में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। अब देखो वहाँ का जो स्थानीय जो लोकल प्रशासन था, वहाँ का जो लोकल मतलब स्थानीय जो हम कहते हैं, शुद्ध हिंदी में स्थानीय कहते हैं, ठीक है, लोकेलिटी में बोल सकते हैं आप। और स्थानीय प्रशासन में जो प्रमुख व्यक्तियों का बहुत ही बोलबाला था, जो प्रमुख व्यक्ति होते थे। अब कौन होते थे वो प्रमुख व्यक्ति, तो इनमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाक यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता, समझ रहे हो, प्रथम कुली अर्थात मुख्य शिल्पकार, और तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे, समझ गए। इस लाइन को याद रखना कि वहाँ पे जो देखो नगर श्रेष्ठ में जो यानी मुख्य बैंकर या शहर के व्यापारी होते थे, जो वहाँ के बड़े व्यापारी, धनी लोग बोल सकते हैं जिनको, कि बड़े लोग रहते थे, जो औरों की अपेक्षा, जो आम नागरिक की अपेक्षा जो बड़े लोग होते थे, उनको वही इसमें दर्शाया गया है। उस चीज़ को समझिए कि श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर हो गए, शहर व्यापारी, सार्थवाह, इन चीज़ को याद रखना आप, ठीक है। तो वो क्या होते थे, स्थानीय प्रशासन प्रमुख व्यक्तियों का उनका बोलबाला था वहाँ, समझ गए, उनका बोलबाला था। इस पॉइंट को आप नोट कर भी सकते हैं, आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा तो आप नोट कर लेना, मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने जो ये फैक्ट दे रखे हैं आपको बाद में काम आएंगे, आप 24-25 का पैसे देख लेना, आप बोलोगे कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स थे और आपके काम आए हैं, तो आप ज़रूर देखना इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा दक्षिण के राज्यों में सभाएं देखो। अब देखो जो साउथ के जो राज्य थे उनमें क्या क्या सभाएं कैसी होती थी, क्या सभा होती थी, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है वो है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। क्या, जो ब्राह्मण जो भूस्वामी लोग होते थे, ब्राह्मण भूस्वामी, भूमि के ब्राह्मण क्या हो गया, ब्राह्मण वर्ण हो गया, ठीक है, ब्राह्मण लोग होते थे, और भूस्वामी हो गए मतलब भूमि के स्वामी का संगठन होता था, जिसे क्या कहते थे, सभा कहते थे। ये सिंपल सा पॉइंट है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट था, यह सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई की थी। देखो ये सभाएं होती थी और इन सभाओं के नीचे उप समितियां भी होती थी जो कार्य करती थी, समझ रहे हो।
बोलने का तात्पर्य यह है कि कोई बड़ा लेवल है, जैसे डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के नीचे फिर तहसीलें काम करती हैं, इस तरीके से है। आप देश है, देश के नीचे फिर राज्य काम करते, राज्य के नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल काम करता है। तो इस तरीके से क्या थी, वहाँ सभाएं थी और सभाओं के नीचे क्या थी, उप समितियाँ थी। उप समितियाँ क्या करती थी, सिंचाई का काम करती थी, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम करती थी, सड़क निर्माण का कार्य करती थी, स्थानीय मंदिरों के देखरेख आदि का काम करती थी। समझ गए? तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। समझ रहे हो बात को? उर नामक का मतलब है गैर ब्राह्मण, मतलब जैसे भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, जहां देखो ब्राह्मण नहीं थे, ठीक है, जहाँ के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, ये समझ लो। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जहाँ के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ क्या था, उर नामक मतलब गैर ब्राह्मण सभा। समझ रहे हो? वहाँ ब्राह्मण की सभा नहीं थी। समझ गए? इस पॉइंट को समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट था नगरम। अच्छा, ये नगरम, राम हटा देना, नगराम, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ये है नगरम। समझ रहे हो? नगरम कर देना इसको। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। देखो, एक नगरम एक संगठन था, एक उर था। देखो, तीन थी ना सभाएं, एक तो ब्राह्मण था, भूस्वामी ब्राह्मण हो गए आपके, ब्राह्मण भूस्वामी संगठन हो गया, जैसे सभा कहते हैं, एक सभा हो गई, ठीक है। सभाओं के नीचे फिर उप समितियाँ काम करती हैं, ठीक है। जहाँ ब्राह्मण नहीं थे वहाँ क्या होता, उर नामक ग्राम सभा वगैरह। फिर उसके बाद एक नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था, ठीक है। इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। ये कौन थे? जो धनी लोग थे इन सभाओं में, जो शक्तिशाली भूस्वामियाँ थे या जो व्यापारी थे, उनका क्या था, इन पे नियंत्रण था। तो इन पॉइंटों को एनसीईआरटी में पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल इतना ही था इसमें, और अच्छा लगेगा आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना यार। लाइक और सब्सक्राइब कोई करता नहीं है, फिर हमारे को भी कोई मोटिवेशन मिलता नहीं है इससे। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, हम आप लोगों के लिए नए नए नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में कल। धन्यवाद।